हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन थर्ड चैप्टर करेंगे धातु एवं अधातु। हमने 10th साइंस के 2 चैप्टर कर लिए हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और सेकंड चैप्टर अपना था अम्ल, क्षार और लवण। आज थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे जो दैनिक जीवन में अपन धातुओं के या अधातुओं के उपयोग कर रहे हैं। धातु कहते किसे हैं, अधातु किसे कहते हैं, धातु के कौन कौन से गुण होते हैं, अधातु के कौन कौन से गुण होते हैं, ये सारा विवरण आज के टॉपिक में हमें क्लियर करेंगे। तो देखना इनको। देखो, चैप्टर थर्ड है धातु एवं अधातु। इससे पहले हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण टॉपिक फर्स्ट, और सेकंड जो टॉपिक था वो था अम्ल, क्षारक और लवण। इनके शॉर्ट क्वेश्चन अभी भी मैं या तो कम्युनिटी में डाल रही हूँ या फिर शॉर्ट्स के रूप में डाल रही हूँ, आप देख लेना। बाकी वाइड क्वेश्चन दोनों चैप्टर के मैंने आपको करवा दिए हैं जो बड़े अभ्यास पर्सन थे, और ये नोट्स आपके लगभग क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप नोट्स अच्छे से पढ़ें। यदि आपने नोट्स को प्रिपेयर कर लिया तो आपके क्वेश्चन कोई नहीं छूटेंगे, आप आराम से आसानी से 90% तक मार्क्स इससे अचीव कर सकते हैं। चलो धातु को शुरू करते हैं। धातु का ज्ञान बहुत ही पुराना है। कॉपर वो पहली धातु है जिसका उपयोग बर्तनों में, हथियारों में या अन्य जो सामान था आवश्यकता का वो बनाने में किया गया था। धातु के उदाहरण आपको दें तो आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, लेड है, जिंक है, सोडियम है, कैल्शियम है, ये सब धातुओं के उदाहरण हैं। इसके अलावा हम धातुओं के गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, कोई पदार्थ धातु है या अधातु, इसकी पहचान के लिए हमने 6th 7th 8th में भी पढ़ा था कि धातु होगी तो उनमें कौन कौन से गुण होंगे। गुणों में उसके भौतिक गुण कौन कौन से होंगे धातु में, और रासायनिक गुण कौन कौन से होंगे। तो देखो, धातु के भौतिक गुण पढ़ेंगे हम। पहला, पदार्थ की पहचान करने का, धातु की पहचान करने का गुण होता है कि धातुओं की सतह चमकदार होती है। इसे क्या कहते हैं? धात्विक चमक। तो धातुओं का पहला गुण है कि उनमें क्या पाई जाती है? धात्विक चमक पाई जाती है। धातुएं सामान्यतः कठोर होंगी। हाँ, प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग हो सकती है। कुछ धातुओं को हम पीट कर उन्हें पतली चादर के रूप में ढाल सकते हैं। धातुओं के इस गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्धनता। आघात वर्धनता, ठीक। आघात वर्धनता। आपने धात्विक चमक के बारे में पढ़ा कि धातुओं की सतह चमकदार होती है, इसे धात्विक चमक कहते हैं। दूसरा गुण आपने पढ़ा कि धातुओं में कठोरता होती है। तीसरा गुण पढ़ा आघात वर्धनता, मतलब पीटकर पतली चादरों में ढाला जा सकता है। सामान्यतः धातु होंगी वो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होंगी। 1-2 अपवाद हम वो बता देंगे। और जनरली धातु क्या होंगी? विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होंगी। जो धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं और आवाज़ उत्पन्न करती हैं, इसे ध्वनिक या सोनोरस, दूसरा नाम भी मिलता है कई बार, सोनोरस। ध्वनिक या सोनोरस। धातु का किसी कठोर सतह से टकराकर आवाज़ उत्पन्न करना ध्वनिक या सोनोरस कहलाता है। धातुओं के तार के रूप में खींचा जा सकता है, और इस गुण को क्या कहते हैं? तन्यता का गुण। क्या कहते हैं? तन्यता का गुण। हमने धातुओं के उदाहरण पढ़े थे जो आपने पढ़ा, आयरन यानी लोहा है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, लेड है, जिंक है, सोडियम। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं धातुओं के भौतिक गुण, यानी सामान्य रूप से हम बाह्य रूप से उनको देखें तो वो कैसी दिखाई देंगे। तो भौतिक गुणों में पहला गुण है धात्विक चमक, यानी
धातुओं की सतह कैसी होती है? चमकदार होती है। दूसरा गुण है धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। एकमात्र धातु पारा है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, बाकी धातुएं कठोर अवस्था में पाई जाती हैं। धातुओं को पीटकर उन्हें पतली चदरों के रूप में ढाला जा सकता है और इस गुण को आघात वर्धन्यता का गुण कहते हैं। तो धातु में कौन सा गुण पाया जाता है? आघात वर्धन्यता। मतलब क्या है? धातुओं को पीटकर उन्हें पतली चादरों में भी बदला जा सकता है। अगला है धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। अगला है धातु यदि किसी कठोर सतह से टकराएगी तो आवाज़ उत्पन्न करेगी। इसे ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनिक या सोनोरस। अगला है तार के रूप में भी धातुओं को खींचा जा सकता है। इस गुण को तन्यता कहते हैं। और सर्वाधिक 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो सर्वाधिक तन्यता का गुण किस धातु में पाया जाता है? सोना में। सोना में सर्वाधिक तन्यता का गुण पाया जाता है। आप 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो भौतिक गुण में आपको आघात वर्धन्यता, तन्यता और सोनोरस यानी ध्वनिक 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने विद्युत और ऊष्मा की सुचालक पढ़ी। तो चांदी विद्युत और ऊष्मा की सर्वाधिक सुचालक होती है। इसके अलावा लेड, पीबी लेड और मरकरी ऐसी धातु हैं जो विद्युत की कम चालक या कुचालक सी होती हैं। ठीक है। अब हम पढ़ चुके थे कि धातुएं कठोर ही होती हैं, लेकिन कुछ अपवाद है तो वो इसमें आ जाएंगी। कठोर धातुएं हैं लोहा यानी आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। नरम धातु हैं सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम नरम धातुएं होती हैं, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। सबसे अधिक आघात वर्धनीयता का आपको बताया था सोना में पाया जाता है। 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर लंबा बना सकते हैं आप तार के रूप में। इसके बाद चांदी में। ऊष्मा की सर्वाधिक सुचालक चांदी और उसके बाद तांबा। सबसे अधिक, देखो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक छोटा क्वेश्चन आ ही जाता है। और आघात वर्धन्यता, तन्यता और सोनोरस यानी ध्वनिक, इन 3 गुणों में से ज़्यादातर छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप गौर से पढ़ोगे। 3 गुणों में छोटे क्वेश्चन ओनली किसे कहते से मतलब नहीं है कौन सी धातु में ये गुण अधिक पाया जाता है या ध्वनिकता क्या है। तो यदि धातु किसी कठोर सतह से टकराएगी तो वो ध्वनि उत्पन्न करती है, इसे ध्वनिकता कहते हैं। अगला आपने पढ़ा सोनोरस क्या है। ध्वनिकता या सोनोरस एक ही बात है। धातु का कठोर सतह से टकराकर आवाज़ उत्पन्न करना। आघात वर्धनीयता, धातु को पीटकर लंबी और पतली चादरों में बदलना। आघात वर्धनीयता। धातु को खींचकर तार में बदलना। तन्यता। ठीक है। ऊष्मा की सर्वाधिक चालक धातु चांदी। सबसे अधिक तन्य धातु सोना। ऊष्मा की कुचालक लेड और मरकरी मैंने आपको पहले बता दिया था। मरकरी जिसे पारा भी कहते हैं, पारा और लेड सीसा 2 धातुएं ऐसी हैं जो ऊष्मा की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। इनसे ऊष्मा का संचरण नहीं होता। ये आपने धातुओं के भौतिक गुण पढ़े थे कि आप बाहर से कैसे पहचान कर सकते हो कि धातु है। अब हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण। तो देखो धातुओं के रासायनिक गुण। पहला हमने किसी धातु का दहन करवाया, चैप्टर नंबर 1 में भी करवाया था आपने। मैग्नीशियम का दहन करवाया था। चैप्टर नंबर 1 में आपने मैग्नीशियम का दहन करवाया था। दहन का मतलब क्या होता है? किसी भी धातु की ऑक्सीजन से क्रिया। दहन का मतलब होता है धातु की ऑक्सीजन से क्रिया। अब किसी भी धातु की ऑक्सीजन से क्रिया करवाएंगे तो धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा हमें? धातु का ऑक्साइड। तो धातुओं का दहन का मतलब होता है धातु की ऑक्सीजन से क्रिया, और धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे यहाँ उदाहरण दें, धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड, यानी कॉपर ने की ऑक्सीजन से तो कॉपर ऑक्साइड बना ली, एल्यूमिनियम ने किया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और आपने मैग्नीशियम का पढ़ा था तो मैग्नीशियम क्रिया करके क्या बना लेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा।
अब देखो, धातु के दहन से ऑक्साइड बन रहे हैं। ये धात्विक ऑक्साइड हैं वो अधिकांशतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इंपॉर्टेंट है, छोटा क्वेश्चन बार बार पूछा गया, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है। तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति? क्षारीय। लेकिन कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, उभयधर्मी ऑक्साइड। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करेंगे, उन्हें क्या कहेंगे? उभयधर्मी। वो एसिड के समान भी व्यवहार कर रहे हैं और बेस के समान भी। ऐसे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं? अब आपने पढ़ा था, देखो, धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये बात हमने जनरली कॉमन सेंस में याद रखनी है। धातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति के? क्षारीय प्रकृति के। क्षारीय प्रकृति के होंगे तो वो अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाने चाहिए थे। किससे? अम्ल से। क्योंकि हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया पिछले लेसन में पढ़ ली है। उदासीकरण में हमने पढ़ा था कि एक अम्ल की उसी के समान क्षार से अभिक्रिया द्वारा लवण और जल बनना, अम्ल और क्षार दोनों का प्रभाव नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना, उदासीनीकरण थी। अब ये बता रहा, उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे धातु ऑक्साइड हैं जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं? लवण और जल बना लेते हैं। उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ये न तो क्षारीय प्रकृति के हैं और न ही अम्लीय प्रकृति के, दोनों प्रकृति शो करते हैं। इसलिए इन धात्विक ऑक्साइडों को क्या कहते हैं? उभयधर्मी। जनरली धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के? क्षारीय प्रकृति के। लेकिन अपवाद में कौन है? एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड हैं जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण, ऊपर वाले में तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और जल बना लिया, नीचे वाले में सोडियम एल्यूमिनेट और जल बना लिया। यानी अम्ल और क्षारक दोनों से ही अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं? लवण और जल। ऐसे ऑक्साइडों को उभयधर्मी कहते हैं। दूसरा है जिंक ऑक्साइड। ऐसा ही दूसरा क्या है? जिंक ऑक्साइड, जो यहाँ तो जिंक क्लोराइड बना लेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके जिंक ऑक्साइड बताया, जो क्या बना लेगा? सोडियम जिंकेट बना लेगा, सोडियम जिंकेट। तो उभयधर्मी ऑक्साइड हैं दो, कौन कौन से? एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड, Al2O3 और ZnO, जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं। बाकी सभी धात्विक ऑक्साइड नोट कर लो, किस प्रकृति के? क्षारीय प्रकृति के। क्षारीय प्रकृति के। अगला देखेंगे, एनोडीकरण किसे कहते हैं? एनोडीकरण। एनोडीकरण का मतलब है किसी धातु पर ऑक्साइड की मोटी परत बनाना। क्या मतलब है एनोडीकरण का? कोई धातु आपके पास है, आप चाह रहे हो कि वो वायुमंडल के अन्य अभिकारकों से अभिक्रिया द्वारा बच जाए और सेफ रहे धातु, तो उस धातु पे आप ऑक्साइड की मोटी परत बना दो। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। क्या बताया इसने? एनोडीकरण का मतलब है किसी धातु पर ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया। अब क्या करते हैं एनोडीकरण में? एल्यूमिनियम की बात की गई है कि एल्यूमिनियम पर, इसमें एल्यूमिनियम की बात की गई है कि एल्यूमिनियम पर सामान्यतया धातु एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली परत पाई जाती है, जिसके कारण एल्यूमिनियम धीरे धीरे संक्षारित हो जाता है। यदि इस ऑक्साइड की परत को मोटा कर दिया जाए तो वो संक्षारण यानी जंग से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु का एनोड बनाकर उसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विद्युत अपघटन करवाया जाता है। बात हमने समझी। एनोडीकरण का मतलब है धातु पर ऑक्साइड की मोटी परत बनाना। अब एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की क्रिया, ताकि उसको वायु के संपर्क में आने से संक्षारण से बचाया जा सके, और ये करने के लिए हम एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु का एनोड बनाते हैं, उसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में डालकर और बैटरी से जोड़कर विद्युत अपघटन करवाते हैं और एल्यूमिनियम पेरोक्साइड की मोटी परत बन जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनोडीकरण। आपने उभयधर्मी ऑक्साइड पढ़े कौन कौन से?
एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO। इससे पहले आपने धातुओं की दहन अभिक्रिया पढ़ी। दहन अभिक्रिया में जो भी धातु होगी, जैसे मैग्नीशियम होगी तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएगा। दहन का मतलब है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना। यदि कॉपर जलेगा तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। यदि आयरन का दहन होगा तो आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। और दहन में जो धात्विक ऑक्साइड बनते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, जो अम्ल और क्षारक दोनों से ही अभिक्रिया करके लवण और जल बना देते हैं। ठीक है, एनोडीकरण पढ़ लिया। अगला देख लेते हैं धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। अब धातु है वो जल से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बना देगी और साथ में कौन सी गैस उत्पन्न करेगी? हाइड्रोजन। धातु है H2O से अभिक्रिया कर रही है तो H2 गैस निकल जाएगी और धातु का ऑक्साइड बन जाएगा। ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। जैसे पोटेशियम की जल से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, सोडियम की जल से सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये पोटेशियम और सोडियम ही क्यों दिया है? पोटेशियम और सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु होती है, इसीलिए इन्हें खुला नहीं छोड़ा जाता। आगे प्रश्न पूछा जाएगा आपको कि सोडियम को वायुमंडल में खुला क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि सोडियम है वो वायुमंडलीय नमी से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है। अब इसको लिखने का तरीका हम लिखेंगे कि सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु होने के कारण वायुमंडलीय वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है, इसलिए सोडियम को खुला नहीं रखा जाता। पोटेशियम के बारे में पूछा जाता, पोटेशियम को केरोसिन तेल में क्यों रखा जाता? तो इसका भी यही है कि पोटेशियम वायुमंडलीय आर्द्रता ग्रहण कर जलने लगता है, तो इसे अभिक्रिया से रोकने के लिए केरोसिन में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो जल से अभिक्रिया द्वारा धातु ने क्या बनाया? सीधा सीधा याद करना, धातु ने धातु का ऑक्साइड और जल बना लिया, साथ हाइड्रोजन गैस बना ली। धातु का ऑक्साइड और साथ में कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। ये हम पढ़ चुके हैं। धातुओं के अम्लों से अभिक्रिया, कोई भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो संगत लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। धातु का लवण बन जाएगा जो अम्ल का लवण है वो, और साथ में हाइड्रोजन गैस है। लेकिन इसमें नाइट्रिक अम्ल है वो धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, क्योंकि वो ऑक्सीकारक के रूप में स्वयं होता है, और इस कारण से नाइट्रिक अम्ल है वो धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता। इसे कंप्लीट करूँगी बाद में। धातुओं की लवणों के साथ अभिक्रिया देखें तो सभी धातुओं की क्रियाशीलता में अंतर होता है। अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं वो अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक विलयन या गलित अवस्था में विस्थापित कर देती है। जैसे आपने लिया धातु A और धातु B का विलयन लिया, तो B क्या करेगी? A को निक्षेपित कर देगी, या A B को निक्षेपित कर देगी। और कल करेंगे। ओके, चैप्टर को अच्छे से समझो, साथ साथ नोट्स बनाते चलो और रिपीट करते चलो। बड़ा ही आसानी से हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। धातु एवं धातु का कुछ टॉपिक हुआ है अभी इम्पोर्टेंट पार्ट और भी बाकी है। यहाँ तो आपने धातुओं के भौतिक गुण पढ़े, पहले उदाहरण पढ़े, फिर भौतिक गुण देख लो, फिर भौतिक गुण में टॉपेस्ट सदस्य कौन से वो देख लो। फिर हमने धातुओं की रासायनिक अभिक्रिया में दहन पढ़ी। दहन से धातु ऑक्साइड बनता है जो क्षारीय प्रकृति का है, लेकिन एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के हैं। फिर आपने एनोडीकरण पढ़ा। एनोड पर ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है। इसमें शुद्ध एल्यूमिनियम का एनोड लेकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाया जा सकता है। एनोडीकरण कहलाती है। धातुओं की जल से अभिक्रिया करेंगे तो धातु का ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसी प्रकार सोडियम पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण जल से आसानी से अभिक्रिया कर लेते हैं। धातुओं के अम्लों के साथ अभिक्रिया अपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ ली थी। कोई भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी, लेकिन नाइट्रिक अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता। कल इसका सॉल्यूशन दूंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाइट्रिक अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं देता। धातुओं के लवणों से अभिक्रिया धातुओं की अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करती है। अधिक अभिक्रियाशील धातु या कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित या गलित अवस्था में अवक्षेपित कर देती है। यह आपने लवण के साथ धातुओं की अभिक्रिया पढ़ी और कल्प करेंगे।